हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फाइनली आज एक और नई वीडियो आ चुकी है और आज हम जो है क्लास 11 का ज्योग्राफी की सेकंड बुक है उसका पहला ही चैप्टर हम करने वाले हैं। पूरा चैप्टर जो है इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे मैं पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ जिसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कोई और टॉपिक, कोई और अलग से मटेरियल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ही जाना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है भारत की स्थिति। स्थिति का मतलब यहाँ पे है लोकेशन, यानी कि भारत की लोकेशन। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, अब ये देखिए यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अब ये जो है भारत की लोकेशन है, ठीक है। भारत की लोकेशन कहाँ पर है, आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा या ग्लोब अगर आप देखोगे उठा के तो उसमें आपको जो है पूरा वर्ल्ड आपको दिख जाएगा, उसी में आपको भारत भी दिख जाएगा, ठीक है। तो भारत की लोकेशन आप देखोगे यानी कि अक्षांश किस अक्षांश पर है वो और किस देशांतर पर है वो, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊं तो देखिए ये कह रहा है कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं भाई, आपको पता ही है इसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अब इसकी मुख्य भूमि अगर देखी जाए, देखिए ये कह रहा है कि 8 डिग्री 4 अंश 37 डिग्री 6 अंश। अगर आप देखोगे ये देखिए ये हमारा उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। ये हमारा अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए यहाँ से हमारा भारत शुरू हो रहा है 8 डिग्री 4 अंश, ठीक है। यहाँ से 8 डिग्री 4 अंश से हमारा शुरू हुआ भारत और फिर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 37 डिग्री 6 अंश पे। और ये क्या कौन सी है, ये है हमारी उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यह कौन सी रेखा है, हमारी अक्षांश रेखाओं पर हमारी ये लोकेशन है। देशांतर पर देखी जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा 68 डिग्री 7 मिनट या 7 अंश और 97 डिग्री 25 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा भारत कवर हो गया, यही हमारी लोकेशन है, ठीक है। तो कई बार लोकेशन भी पूछ ली जाती है तो आप लोकेशन ये बता सकते हो, याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि भारत से बड़े देश क्षेत्रफल में। अब आपको बता दूँ, ठीक है, क्षेत्रफल में भारत जो है 7वां बड़ा देश है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब इससे 6 कौन से बड़े देश हैं, देखिए सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है, आपने देखा होगा, आपको जो पता भी होगा कौन सा है, रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, ब्राज़ील और फिर 7वें नंबर पर हमारा कौन है, इंडिया है, ठीक है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट आप समझिए, ठीक है। क्या है, मानक यामयोत्तर का उपयोग। अब ये मानक यामयोत्तर का उपयोग क्या होता है, ठीक है। देखिए मानक यामयोत्तर जो होता है इसका उपयोग किसी देश का समय मापने के लिए किया जाता है। भाई किसी भी देश का समय मापना है तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, मानक यामयोत्तर, ठीक है। विशेष देशांतर को किसी देश के लिए मानक यामयोत्तर के रूप में चुना जाता है। अब आप देखिए भारत को देखिए अगर आप, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी देशांतर रेखाएं मिली जाएंगी आपको, ठीक है। लेकिन भारत ने भी क्या कर रखा है, किसी एक विशेष देशांतर को मानक यामयोत्तर मान रखा है, यानी अपना एक मानक स्टैंडर्ड टाइम उसको मान रखा है। और वो कौन सा है, भारत का मानक यामयोत्तर 82 डिग्री 30 अंश है, ठीक है। अब इसे क्यों किया जाता है, आपको मैं भी ये भी बता दूं कि हर कोई देश, ठीक है, क्योंकि देश में क्या होता है, बहुत सारी देशांतर रेखाएं होती हैं उस देश के अंदर, ठीक है। या बहुत सारी देशांतर रेखाओं से वो गुजर रहा होता है। तो होता क्या है, हर देशांतर पे टाइम जो है अलग अलग होता है, ठीक है। अब जब हर देशांतर रेखा पे टाइम अलग अलग होगा तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो है प्रशासन चलाने में और जो काम है उन काम को चलाने में जो है परेशानी महसूस होगी। इसलिए पूरे देश में एक ही स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए ताकि प्रशासन चलाने में भी आसानी हो, ठीक है। हम कहीं जाना चाहें तो वहाँ पे भी जा सकें, ठीक है। तो बात आ गई समझ में कि जो है किसी एक ही देशांतर क्यों चुना जाता है। तो इसी तरीके से भारत ने भी जो है अपने जो है एक देशांतर रेखा को चुन रखा है। कौन सी है वो है भारत का यामयोत्तर कौन सा है, 82 डिग्री 30 अंश, इसको उन्होंने चुन रखा है, ठीक है। ये ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 82 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर का स्थानीय समय पूरे भारत का समय होगा, चाहे उनका किसी क्षेत्र के स्थानीय समय
यानी देशांतर के संबंध में कुछ भी हो। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भाई 82 डिग्री 30 अंश है, ठीक है, ये जो 82 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर है, ठीक है, इसका जो स्थानीय समय होगा वो पूरे भारत का समय होगा। यानी भाई जो 82 डिग्री 30 अंश का समय है ना स्थानीय, तो वो जो है पूरे भारत में फॉलो किया जाएगा, चाहे फिर उनका किसी क्षेत्र के स्थानीय समय कुछ भी हो। यानी कि मान लीजिए 82 डिग्री 30 अंश का जो है जो भी समय है, तो वो समय गुजरात में ही माना जाएगा, चाहे फिर गुजरात में कोई और सा स्टैंडर्ड समय हो, उसको नहीं माना जाएगा, बल्कि इसी स्टैंडर्ड टाइम को माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला टॉपिक हमारे पास। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। क्या है कि भारत का सीमांतर का क्षेत्र 12 समुद्री मील है और 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। देखिए भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र, यानी अगर देखा जाए भारत का सीमा यानी जो भारत की सीमा है उसके अंतर, यानी उसी के अंतर्गत जो भारत को क्षेत्र मिला हुआ है या भारत के अंडर में आता है वो क्षेत्र, वो कितना है 12 समुद्री मील। यानी 12 समुद्री मील जो है भारत के अंडर में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, 1 समुद्री मील जो होता है 1.8 किलोमीटर का होता है, जबकि एक साधारण मील जो होता है 1 मील 2 मील वो जो होता है 1.6 किलोमीटर, दोनों में फ़र्क है। दूसरा पॉइंट है भारत के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर है। देखिए मैप पर अगर आप देखोगे तो ये उत्तर है या दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है 3214 किलोमीटर। तीसरा पॉइंट है हमारे पास भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। ठीक है, यानी भाई पूर्व भी है पश्चिम भी है, पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है 2933 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार बराबर है, अर्थात 30 डिग्री। अब देखिए अगर मैं आपको जो लोकेशन मैंने आपको बताई, अगर उसका मैं अंतर निकालना चाहूँ तो लगभग दोनों का ही 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ़र्क, लेकिन फिर भी देखिए कि दूरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ऐसा क्यों? देखिए इसका कारण ये है कि ध्रुवों की ओर जाते समय 2 अंतर रेखाओं की दूरी घटती जाती है, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं की दूरी हर जगह समान रहती है। ठीक है भाई, जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि जैसे जैसे वो ध्रुव की तरफ बढ़ती हैं वैसे वैसे उनकी जो बीच की दूरी होती है वो घटती जाती है, लेकिन जो 2 अक्षांश रेखाएँ होती हैं हमारी, ठीक है, उनकी जो दूरी होती है वो हर जगह समान रहती है, चाहे वो कहीं पर भी हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं अक्षांश रेखाओं की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, कुछ और पॉइंट देख लीजिए। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और विश्व का देखा जाए तो ओनली 2.4% भारत को क्षेत्रफल मिला हुआ है। ठीक है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो मैंने आपको बता ही दिया। अगले पॉइंट देख लेते हैं, भारत का आकार। पॉइंट्स जो मैं लिख रखे हैं उनको आप याद कर लो, उनको समझ लो। ठीक है, मेरे साथ पूरा कोई और चैप्टर कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट है भारत के आकार ने इसे विशेष भौतिक विविधता प्रदान की है। ठीक है भाई, भारत का आकार जो साइज़ है भारत का, इस साइज़ में, क्योंकि आप जानते हैं भारत का आकार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है हमारा, एक महाद्वीप उपमहाद्वीप की तरह है भारत। ठीक है, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो जो भारत का आकार है, इस आकार ने क्या दिया है, इसे भारत को विशेष भौतिक और विविधता प्रदान की है। ठीक है, क्योंकि भाई जितना बड़ा आकार होगा उतनी बड़ी विविधता होगी। ठीक है, क्योंकि भारत में पहाड़ भी हैं, भारत में मरुस्थल भी हैं, भारत में उत्तरी मैदान भी हैं, ठीक है, पहाड़ियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है बहुत सारी भौतिक विविधता यहाँ पे मिलती है। उत्तर में देखा जाए तो ऊँचे पर्वत हैं, ठीक है, पूर्व और दक्षिण में देखा जाए तो पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे मरुस्थल भी पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश और सुलेमान श्रेणियाँ हैं। उत्तर पूर्व, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 7 सिस्टर वाला, वहाँ पे पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में भाई साहब हिंद महासागर है। तो यानी ये देखिए पूरा एक, इसी को हम क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, और आप यह ध्यान रखना, भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत ही शामिल है, बल्कि इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, ये सब देश इसमें शामिल हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, देखिए बिल्कुल पॉइंट्स वाइज समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, भूतकाल में हिमालय एक भौतिक अवरोधक हुआ करता था। ठीक है भाई, भूतकाल यानी पहले क्या था, जो हिमालय था, हिमालय पर्वत श्रेणी है, वो क्या था, एक भौतिक अवरोधक हुआ करता था, एक वो रुकावट था। और आज भी इसकी जो है बहुत बड़ी भूमिका है।
भारत की जलवायु में, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु में हिमालय ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय पहचान दी है और भारत की संपूर्ण तटरेखा 7,517 किलोमीटर है। ठीक है भाई, हिमालय ने भारत को एक अद्वितीय पहचान कैसे दी है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए अगर हिमालय ना होता तो मैं आपको बता दूं कि मानसून ना होता। क्योंकि मानसून जो होता है, मैं आपको मानसून वाले टॉपिक में समझाऊंगा कि जो मानसून था, मानसून क्या करता है, दक्षिण से आता है और फिर सीधे सीधे निकल जाए, लेकिन वो किस वजह से रुक जाता है? यहाँ पे पर्वत होते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है इन मानसून हवाओं को रोक देता है और इनको जो है भारत की भूमि पे भेज देता है, जिससे क्या होता है, भारत में बारिश होती है। ठीक है, बात आ गई समझ में आ रही है? तो ये हिमालय का बहुत बड़ा रोल है भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु में। ठीक है, वहाँ की फसलों में, अगर मानसून नहीं होती तो फसलें भी नहीं होती। ठीक है, तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाता है कई बार, भारत की संपूर्ण तटरेखा 7,517 किलोमीटर है। अगर आप देखेंगे मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगी तटरेखा, ये तटरेखा है सारी। और आपको मैं बता दूँ, सिर्फ यही तटरेखा नहीं है, बल्कि आपको पता ही है कि भारत के बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारे जो है भारत के क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनकी भी सीमाओं को कैलकुलेट करके टोटल जो तटरेखा है वो है 7,517 किलोमीटर। लास्ट टॉपिक, और इसके बाद एक और टॉपिक आने वाला है, भारत और उसके पड़ोसी देख लेते हैं जल्दी से। भारत दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। ठीक है, भारत दबाई एशिया महाद्वीप है, उसके दक्षिण में भारत है, और दक्षिण में भी कहाँ पे, बिल्कुल मिडल में, मध्य में, बीच में। ठीक है, इसकी सीमाएं हिंद महासागर से भी मिलती हैं। ठीक है, आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत अपने पड़ोसी देशों से समुद्र और वायुमार्गों की तरह जुड़ा हुआ। भाई अगर आप देखोगे तो भारत की समुद्री तट रेखा कितनी लंबी है। तो भाई अगर व्यापार करना होगा तो कहाँ से करेंगे भाई? जाहिर सी बात है, समुद्रों के द्वारा करेंगे। ठीक है, समुद्री जहाज़ के द्वारा करेंगे। ठीक, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, भारत के दक्षिण में 2 द्वीपीय देश है, श्रीलंका और मालदीव। भाई जो एनसीईआरटी की आपकी किताब में दे रखा वही बता रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो भारत के दक्षिण में देखा जाए तो 2 द्वीपीय देश हैं, यानी 2 द्वीप वाले देश हैं। एक है श्रीलंका, ठीक है, एक है मालदीव। ठीक है, ये इसके जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। ठीक है भाई, श्रीलंका किसके द्वारा अलग हुआ है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि। अब क्वेश्चन जो है बिल्कुल एंड में एक जो है लाइन सी दे रखी है किताब में कि भाई जल संधि और मन्नार की खाड़ी में क्या फ़र्क होता है, तो वो फ़र्क मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, जल्दी से देख लीजिए। ठीक है, खाड़ी किसे कहते हैं और जल संधि किसे कहते हैं और दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जल संधि देखा जाए तो एक संकरी जल चैनल होता है जो 2 भूभागों को अलग करता है और 2 जल निकायों को जोड़ता है। ध्यान से सुनिए कि जो जल संधि होती है, ये होता तो पानी है, खाड़ी में भी पानी होता है, जल संधि में भी पानी होता है, लेकिन जो जल संधि होती है ये क्या काम करती है, मैं आपको बता दूँ, ये 2 भूभागों को अलग करती है। जैसे यहाँ पे देखिए, भारत है और हमारा श्रीलंका है। अब ये जो पाक जल संधि है, ये 2 भूभागों को अलग कर दिए। कौन कौन से? भारत और श्रीलंका, दोनों भूभाग इनको अलग कर दिए। दूसरा ये बोल रहा है कि ये 2 जल निकायों को भी जोड़ती है, यानी 2 पानी वाली जगह है उनको जोड़ती है। जैसे अगर मैं आपको बता दूँ, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इनको आपस में जोड़ने का काम, और या फिर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इनको आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पाक जल संधि। ठीक है, तो ये जो जल संधि होती है इनका ये काम होता है। जबकि खाड़ी देखा जाए तो ये भी समुद्र का हिस्सा ही होता है जो भूभाग की ओर घुसा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे फोटो में देखिए, भूभाग के बिल्कुल अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, इसकी पहचान ये भी है कि ये 3 तरफ से भूभाग से घिरा होता है और एक तरफ जो है समुद्र की ओर खुली होती है और ये छोटी होती है। ठीक है, तो ये था लास्ट टॉपिक हमारा, और बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही मज़ा आया होगा आपको पढ़ने में। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था। तो ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है, दूसरा चैप्टर की वीडियो आएगी, पॉइंट्स आएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, उनको नोट कर लेना। प्रॉमिस करता हूँ कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी बस इस वीडियो को देखने के बाद।